हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो 2018 में पूछा गया था पीटी का। वो ओरिजिनल पेपर आज हम लेके आए हैं। अगर आज डेट बताते हैं तो 9/8/2018 का पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो देखेंगे कि कैसा प्रश्न 2018 में पूछा गया है और अब आने की संभावना इससे तो अपर ही पूछेगा, इससे लेवल क्या रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, ये मान लीजिए। लेकिन एक बेस यहाँ से बनेगा कि कैसा प्रश्न और किससे ज़्यादा उठाया जा रहा है, वो वहाँ से आप एक अनुमानित लगा सकते हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न में बोला गया है कि 4 किलोग्राम वजन का एक वस्तु स्थिर स्थिति में है तो निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। हम आपको कार्य बराबर बताते हैं कि कार्य का जो फार्मूला होता है, अगर मानते हैं कि W बराबर, तो एक तो होता है एफ कॉस थीटा, लेकिन ये बताइए एफ तो बल हो गया, एस विस्थापन हो गया और कॉस थीटा है जो दोनों का कोण होता है। लेकिन अगर ये फार्मूला पर अगर क्वेश्चन नहीं दिया है, फार्मूला दिया है द्रव्यमान पूछा है और वेग दिया है, तो इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 mv²। और इसी तरीका से कार्य निकालने का एक और फार्मूला लिख लीजिएगा, तो mgh भी होता है और एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में p²/2m भी होता है। तो कार्य निकालने के यहाँ से तीन फार्मूला कितने हैं, तो 1, 2, 3 और 4 इतना कार्य करने का फार्मूला होता है। और हिसाब जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार लगाइएगा कि क्वेश्चन में किस हिसाब से प्रश्न दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि अगर बल और विस्थापन के केस में देता, तो बल और विस्थापन के केस में देता तो हम लगाते एफएस कॉस थीटा लगा लेते हैं, एफएस कॉस थीटा लगाते हैं। लेकिन आपको बल और विस्थापन के केस में नहीं दिया है, आपको दिया है द्रव्यमान दे दिया है और वेग दे दिया है, ठीक है। अगर द्रव्यमान और वेग नहीं दिया हो रहता और हाइट और द्रव्यमान देता तो फिर mgh लगा सकते हैं और या p²/2m लगाइएगा, जहां p एक संवेग है, p क्या है तो संवेग है। अगर इसी का हम जिक्र करते हैं एक्सप्लेन में, आपको हम बता देते हैं कि हम क्या बताएं कि W बराबर हम बताएं कि फार्मूला होता है एफएस कॉस थीटा भी होता है, या इसी का फार्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। या स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का अगर बात करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है mgh। और एक और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला संवेग के साथ होता है p²/2m। तो इतना फार्मूला से सब समझिए कि सारा है जो कार्य का ही है, किसका है कार्य का। कि एक बेसिक फार्मूला ये जानते हैं कि कार्य का होता है W बराबर एफएस कॉस थीटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो संवेग के केस में देता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है देख लीजिए। बोला गया है कि 4 kg द्रव्यमान, तो ये बताइए द्रव्यमान कितना दिया, तो 4 kg द्रव्यमान दिया है, ठीक है। और बोला है कि इस वस्तु को स्थिति में निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर पर सेकंड की वेग से प्राप्त करती है। अगर वेग दिया है आपको 5 मीटर पर सेकंड दिया है तो किया गया कार्य, तो ये बताइए, नहीं तो द्रव्यमान, आपको द्रव्यमान तो पता चला, ठीक है। ये बताइए कि W बराबर बेसिक फार्मूला होता है एफएस कॉस थीटा, बल गुने विस्थापन होता है, तो बल और नहीं विस्थापन है। तो अब इस केस में आप लगाइएगा यहाँ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। तो यहाँ देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 और m होता है 4 और v² होता है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 2 दूनी 4 कटेगा, 25 दूनी 50 जूल राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि उड़ीसा के अधिकतर कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हम बता देते हैं कि उड़ीसा एक समुद्रीय तटीय है, बंगाल की खाड़ी के पास है। तो उसमें उड़ीसा में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित वहाँ होता है तो वहाँ होता है किससे, तो चक्रवात से, साइक्लोन से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, तो साइक्लोन से प्रभावित होता है। इसीलिए बोला है कि उड़ीसा को अधिकतर किस कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो साइक्लोन के सामना करना पड़ता है। अगर उड़ीसा में बात करिएगा तो उड़ीसा में पाया जाता है
सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में होता है। लिंगराज मंदिर बोलेगा तो लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर हो गया। लिंगराज मंदिर कहाँ हो गया? तो उड़ीसा में हुआ। अगले प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन को दो महत्वपूर्ण नियमों का स्थापना करके रासायनिक विज्ञान का नींव रखा था। तो ये प्रश्न बोला गया है कि रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखा था। तो रखा था एंटोनी लेवोजियर ने रखा था। किसने रखा था? तो एंटोनी लेवोजियर ने दो रासायनिक समीकरण का विज्ञान का नींव रख के ये रासायनिक विज्ञान का नींव रखा था, मतलब दो महत्वपूर्ण नियमों का स्थापना किया था जो रासायनिक संयोजन का था। अगर हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन का, तो रासायनिक संयोजन में आप समझते होंगे कि मानते हैं A+B अगर मिलता है तो AB का जो निर्माण करता है एक रासायनिक संयोजन में हो गया, तो एक संयोजन हो गया। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर संयोजन का बात करिएगा तो संयोजन पूछता है, विघटन पूछता है, अपघटन भी पूछता है, और इसी तरीक़ा से क्वेश्चन आते रहता है। लेकिन लेवोजियर साहब ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम को रख के और रासायनिक विज्ञान का नींव रख दिया था। अगर हम यहाँ बात करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में, तो आपको पता है कि नाभिक की खोज यही किए थे। नाभिक की खोज यही किए थे और यही बताए थे कि नाभिक है जो क्या है, एक धनावेशित है। नाभिक जो है, नाभिक क्या है, धनावेशिक है। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है और बाहर इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है। बाहर इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन है जो बाहर क्या लगाता है? तो चक्कर लगाता है। अब यहाँ से प्रश्न आपको ये भी बनेगा कि बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज आपको हम बता देते हैं, न्यूट्रॉन को खोज जो किया था वो किए थे चैडविक साहब ने। कौन किए थे? तो चैडविक ने किए थे, चैडविक ने। अगर प्रोटॉन का बात करेगा तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने खोज किया था, गोल्डस्टीन ने खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन का बोलेगा तो जे थॉमसन ने खोज किया था, जे थॉमसन ने खोज किया था, जे थॉमसन ने खोज किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज कौन किया? तो चैडविक ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो किया था जे थॉमसन ने। अगर हम आपको बताते हैं कि अगर नाभिक अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नाभिक हो, जैसे ये नाभिक हुआ और ये हो गया कक्षा, तो अगर मानते हैं कि नाभिक ये हुआ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो अगर नाभिक से आप दूर जाइएगा तो आप ऊर्जा बढ़ेगा। तो ऊर्जा बढ़ेगा, तो ये बात कौन बोला था? तो नील्स बोर ने बोला था। कौन बोला था? तो नील्स बोर ने बोला था। नील्स बोहर ने बोला था। नील्स बोहर ने बोला था कि जब नाभिक से आप दूर जाइएगा तो ऊर्जा बढ़ेगा और नाभिक के नज़दीक आइएगा तो ऊर्जा घटेगा। तो रदरफोर्ड के बारे में तो आपको जानकारी दे दिए। हम देखते हैं डेमोक्रिट्स का। तो परमाणु शब्द भी दिया था कौन? परमाणु शब्द जो दिया था वो दिया था डेमोक्रिट्स ने दिया था। परमाणु शब्द कौन दिया था? तो डेमोक्रिट्स ने दिया था। जोसेफ प्रोस्ट का बात करिएगा तो निश्चितता का अनुपात दिया था, निश्चित अनुपात दिया था, निश्चित अनुपात का बात किया था कौन? तो जोसेफ प्रोस्ट ने किया था। तो अगले प्रश्न में देखिएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो एंटोनी लेवोजियर ने दो रासायनिक संयोजन का महत्वपूर्ण नींव रख के रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा तो बोला है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका छोटा बन रहा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आदमी दो में कंफ्यूज हो सकता है। अगर छोटा बन रहा है तो समतल दर्पण तो नहीं होगा, क्योंकि समतल है जो समतल दर्पण बनाता है तो समतल और उत्तल भी दे दिया है। लेकिन आपको हम बता देते हैं समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो काल्पनिक, सीधा और बराबर बनाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण तो ना होगा। एक समतल दर्पण यहाँ भी नहीं होगा। अब एक फंसता है दो ऑप्शन में कि एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखिए छोटा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण भी बनाता है और उत्तल दर्पण भी बनाता है, लेकिन आप समझिए कि जो भी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक में छोटा बड़ा का बात किया है और आपको पता है कि काल्पनिक में छोटा प्रतिबिंब ओनली उत्तल दर्पण ही बनाता है। आपको हम समझाते हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है। तो दर्पण दो प्रकार में, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो अवतल दर्पण का जो खास है ये बनाता है वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाया, वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है। लेकिन वास्तविक के साथ ये बनाता है उल्टा, वास्तविक के साथ क्या बनाता है? तो उल्टा बनाता है। और इसी के साथ बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है
और बराबर भी बनाता है, बराबर भी बनाता है। लेकिन अगर बात करिएगा काल्पनिक का, तो काल्पनिक इसमें सिर्फ ओनली बड़ा बनाता है, बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है, सीधा बनाता है। तो इससे क्या समझें कि काल्पनिक, देखिए अवतल दर्पण दोनों बनाया, वास्तविक भी बनाया, काल्पनिक भी बनाया, लेकिन वास्तविक में उल्टा और बड़ा बराबर और छोटा भी बनाया, लेकिन काल्पनिक में सीधा और बड़ा बनाया, काल्पनिक में सीधा और बड़ा बनाया है। लेकिन हम उत्तल दर्पण का अगर हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में ओनली, लिख लीजिएगा ओनली, ये सिर्फ काल्पनिक और काल्पनिक के साथ सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? तो छोटा बनाता है, और कोई प्रतिबिंब बनाता नहीं है। कहीं भी वस्तु रख दीजिए, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, उत्तल दर्पण बनाएगा। अच्छे से समझे होंगे। समतल दर्पण का आपको हम बता दिए कि ये बनाता है काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनता है, काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनता है, और ये बनाता है बराबर। क्या बनाता है? तो बराबर बनाता है, बराबर बनाता है। क्या बनाता है? तो बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला, इस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 है, बोला है मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है। मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? तो हीरा से है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि कर्नाटक का संबंध किससे है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा का खान है। मध्य प्रदेश में क्या है? तो हीरा है। मध्य प्रदेश में क्या है? तो हीरा है। तो उसी तरीक़ा से अगर पूछेगा कि बताइए कि यहाँ कर्नाटक में क्या है, तो कर्नाटक में है सोना। कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में सोना पाया जाता है ज़्यादा। सोने का खान कहाँ है? तो कर्नाटक में। विद्युत का प्रबल सुचालक बोलेगा कि सुचालक, प्रबल सुचालक कौन सा होता है? तो प्रबल सुचालक जो होता है वो होता है चांदी। कौन होता है? तो प्रबल सुचालक होता है चांदी होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा के योग और आयुर्वेद ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए एक करंट का क्वेश्चन था। उस समय 2018 में ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था? तो हरियाणा में बनाया, हरियाणा ने बनाया था। किसको? तो रामदेव बाबा को। रामदेव बाबा को हरियाणा ने बनाया था। अगले प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि खाद्य पदार्थ कौन सा? तो खाद्य पदार्थ दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है और तेलों का क्या कारण है? हम आपको बताते हैं कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मेन कारण है वसा और तेलों का वो ऑक्सीकरण होना। क्या होना? तो ऑक्सीकरण होना ही, जिसके कारण वसा और तेल में क्या आता है? तो दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा कुछ पॉइंट हम लिखा देंगे जो रेलवे ग्रुप डी में 2022 में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा गया था, ऑक्सीकरण और अवकरण से। ऑक्सीकरण और अवकरण से हम आपको बताते हैं कि एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अवकरण। क्या होता है? तो अवकरण होता है। एक ऑक्सीकरण होता है और एक अवकरण होता है। ऑक्सीकरण को एक दूसरा नाम हम बोलते हैं और अवकरण हो गया। ऑक्सीकरण में होता है उपचयन। क्या होता है? तो उपचयन होता है, और इसमें होता है अपचयन। अपचयन होता है, अपचयन होता है। फिर बात करेंगे कि इसी में होता है अपचायक। अपचायक होता है, और इसमें होता है उपचायक। उपचायक अगर बात करेगा तो यहाँ है जो है तो ऑक्सीजन। यहाँ अगर ऑक्सीजन का बात करिएगा तो ऑक्सीजन यहाँ होता है, ऑक्सीजन है जो जुड़ता है, ऑक्सीजन है जो जुड़ता है, और हाइड्रोजन है जो हटता है। हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है। अगर यही बात करेंगे इसमें तो हाइड्रोजन है जो जुड़ता है, हाइड्रोजन है जो जुड़ता है, और ऑक्सीजन है जो हटता है, ऑक्सीजन है जो हटता है। तो याद रखिएगा, इसी पर सब समीकरण बना के दे देगा आपको कि किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें उपचयन हो रहा है। तो याद रखिएगा, तो बहुत आसानी से इसको पता लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। बोलता है कि कौन है जो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो वो काम करता है कौन? तो एंडोस्पर्म करता है। कौन करता है? तो एंडोस्पर्म है जो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक का बात करता है, तो एक देखिएगा दिया है युग्मनज। तो एक बताइए हमको कि जिससे कि हम लोग का
बात करते हैं तो जैसे 46 गुणसूत्र जो होता है हम लोग में, कितना गुणसूत्र होता है? तो 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। तो 46 में ये बताइए कि आधा आधा अगर करेंगे तो 23 होगा, 23 बटेगा, 23 बटेगा। अगर हम 23 में बांटेंगे तो अगर मानते हैं कि यहाँ मेल होगा और यहाँ फीमेल होगा, मेल और फीमेल, तब 22 प्लस, अगर मानते हैं कि मेल में होगा तो मेल में 122 होगा, 122 होगा। अगर फीमेल का बात करिएगा तो दोनों में 1 होगा कि ना। तो ये बताइए कि 22 प्लस 1 करेंगे तो ये बताइए कि x22 हो सकता है कि ना। 22 प्लस 22 उसी तरीक़ा से हम मानेंगे, मतलब सिंपल हम बताते हैं आपको। सिंपल में ये समझिए कि 46 गुणसूत्र होता है, तो 46 गुणसूत्र में ये बताइए कि 2 पार्ट में बढ़ता है, एक 23 जो जोड़ी बोलते हैं और 23। तो ये बताइए जोड़ी होता है कितना? 23, और ये बताइए टोटल गुणसूत्र कितना हुआ? तो 46 हुआ। अगर हम बात करते हैं 23 में तो 22 और प्लस 1, और यहाँ भी होता है 22 और प्लस 1। तो 22 जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। और एक होता है जो यही है लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण का काम करता है। इसी तरीक़े से इसको हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल्लोसोम। क्या बोलते हैं? एल्लोसोम। उसी तरीक़े से अगर हम लेंगे तो बताएंगे आपको कि ये जो होता है ये होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑटोसोम में 22 होता है, और इसको हम बोलेंगे एक जो है इसको बोलेंगे एल्लोसोम। क्या बोलेंगे? तो एल्लोसोम बोलेंगे। तो समझ गए होंगे। अब हम युग्मनज पर बात करते हैं कि यहीं से युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने से पहले बनता है युग्मक। क्या बनता है? तो युग्मक बनता है। तो युग्मक बनेगा, पहले युग्मक बनेगा, और युग्मक से बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, और युग्मनज के बाद बनता है भ्रूण। युग्मनज के बाद बनता है क्या चीज़? तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ते भ्रूण के लिए कौन सा होता है? तो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 2016 में ओलंपिक खेल में कौन शहर आयोजित हुआ था? मतलब 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। अब आप बोलिएगा कि बताइए कि 2018 का जो पेपर था और ये करेंट पूछा है 2016 से, तो देखिए करेंट 2016 से करेंट में नहीं आ सकता है। ये हम कह सकते हैं कि एक स्टैटिक का बनेगा। क्योंकि कुछ हाईलाइटेड ऐसा फैक्ट होता है जिसको 2016 से मतलब नहीं, 2011 या 12 भी रहेगा ना, उससे भी उठावेगा ही। ठीक है, उसी तरीक़े से 2016 को भी उठाया है। ऐसा नहीं, पेपर जब करंट पूछेगा तो 1 आध साल के अंदर में ही पूछता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है पॉइंट जिसको उठाना पड़ता है। तो ये बोला है 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में हुआ था? तो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया कठोपनिषद नचिकेता नामक एक किशोर देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? बोला कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, तो कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे थे? तो वो कर रहे थे भगवान यम। कौन कर रहे थे? तो भगवान लॉर्ड यमा कर रहे थे। कौन? तो भगवान यम कर रहे थे। जब कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, तो कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो बात कर रहे थे भगवान यम कर रहे थे। कौन? तो भगवान यम कर रहे थे। अगले प्रश्न में देखिएगा, फिर दिया है दर्पण से। आपको हम बता देते हैं कि जब एलपी का पेपर देने जाइएगा तो 2 चैप्टर छोड़िएगा ना। एक होता है जो फिजिक्स में होता है जिसका नाम है लाइट चैप्टर, और दूसरा हम बात करते हैं कि फिजिक्स में है, एक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी से आपको न्यूमेरिकल बनेगा और लाइट से भी न्यूमेरिकल पूछेगा, क्योंकि ग्रुप डी के सिनेरियो से ही पेपर बनाएगा, और इससे एक आंकड़ा मिलेगा कि कौन सा चैप्टर को ज़्यादा छूता है। तो देखिए यहाँ भी दर्पण मतलब लाइट चैप्टर को छुआ है, और देखिएगा वहाँ भी 2022 में भी जो इसका लिया ग्रुप डी का पेपर लिया था उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन लाइट चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो यहाँ से भी आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि देखिए लाइट यहाँ से भी पूछा है, और ऐसा बात नहीं है कि 2022 में भी लाइट चैप्टर से पूछा है, और आने वाले पेपर जो 2024 में होगा एलपी, वहाँ से भी लाइट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और उस समय भी हम न्यूमेरिकल आपको जरूर करवाएंगे। जिसी पेपर डेट आने दीजिए, अभी कर लीजिए,
जो भी ओरिजिनल पेपर का हम करवा रहे हैं। इसमें देखिएगा बोला है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण का बात करिएगा तो फोकस होता है नेगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि अगर इसका दर्पण बनाइएगा तो इसका दर्पण में देखिएगा कि ये दर्पण होता था, ये होता है पोल, ये होता है पोल और ये होता है सेंटर और बीच में होता है फोकस। तो एक चीन प्रपाटी पढ़े होंगे, चीन प्रपाटी में बाएं साइड माइनस होता है जब यहाँ से लीजिएगा केंद्र बिंदु से, और जब इस साइड लीजिएगा तो प्लस होता है। तो यहाँ से पोल से उठाइएगा तो फोकस जाता है बाएं साइड, इस कारण यहाँ हो जाता है क्या, निगेटिव। और इसी तरीक़ा से अगर उत्तल दर्पण का बात करिएगा तो उत्तल दर्पण में बनता है इस तरीक़ा से, तो इसका सेंटर होता है यहाँ। अगर सेंटर का बात करेंगे और फोकस का बात करेंगे यहाँ, और पोल का बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसका बनता है राइट साइड में, इसलिए इसका फोकस हो जाता है क्या चीज़, तो पॉजिटिव हो जाता है। अब आपसे प्रश्न में पूछा है, प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में आपको पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण बोला है। अब अवतल दर्पण फोकस त्रिज्या वाला बोला है, तो देखिए एक अवतल दर्पण बनाइए और बोला है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि ये हो गया पोल और ये हो गया आपका सेंटर। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो ये बताइए सेंटर से जब भी वृत्त बनाइएगा तो वृत्त का जो लेते हैं कि रेडियस होता है जो सेंटर से होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ वैल्यू वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीच में है फोकस। तो आपको पता है कि फोकस निकालने के लिए हम करते हैं r/2। तो एक निकालने के लिए हम कर देंगे 20/2 और ये हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको नेगेटिव नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता माइनस प्लस दे देता तो -10 सेंटीमीटर होता। क्या होता, तो -10 सेंटीमीटर होता। अगले प्रश्न पर हम चलिएगा। अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला 5 मीटर पर सेकंड की वेग से 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन का वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो 1/2 हो गया। द्रव्यमान कितना दिया है, तो 22 kg दिया है। और ये बताइए कि वेग कितना दिया है, तो 5 का स्क्वायर दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो बात करिएगा तो 11 गुने अगर करिएगा 25 तो ये हो जाएगा 275, इतना जूल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 275 जूल होगा, 275 जूल होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगर इस प्रश्न में देखिएगा तो बोला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अगर दादा साहेब फाल्के का अगर बात करिएगा तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है फिल्म के सेक्टर में। किस में मिलता है, तो फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। कौन सा पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में देखिएगा आपको हम बता देते हैं कि एक कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध भी पढ़ना है और प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनना है ग्रुप डी में। ठीक है, तो ग्रुप डी में प्रतिरोध से बहुत क्वेश्चन बना है। तो हम देखेंगे एक कंडक्टर का प्रतिरोध बोला है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समझिए पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझिए, हम समझा देते हैं। जो प्रतिरोध होता है आर से प्रतिरोध को डिनोट करते हैं, तो आर बराबर होता है ρL/A होता है, ρL/A होता है। जहाँ आर जो है वो आर क्या है, तो प्रतिरोध है, रो है जो प्रतिरोधकता है और एल है जो लंबाई है और ए है जो क्षेत्रफल है, जो सारा इसमें दिया हुआ है। हम क्या बताएं, रो, तो रो हो गया प्रतिरोधकता, रो का बात करेगा तो प्रतिरोधकता मिल गया। एल से लंबाई होगी आपको। ये बताइए कि आर से प्रतिरोध अति आर देखेगा तो आर हो गया तापमान अति, आर से आपको प्रतिरोध यहाँ दिया है, आर से प्रतिरोध दिया है। एक सेकंड, हम क्या लिखें, आर बराबर ρL/A, ρL/A। तो आर का अगर बात करिएगा तो आर आपको तो दिया हुआ है कि आर तो पूछ ही रहा है। अगर रो का बात करिएगा तो रो होता है ये होता है रो प्रतिरोधकता। अगर क्षेत्रफल का बात करेगा तो ये हो गया क्षेत्रफल और लंबाई का बात करेगा तो ये हो गया लंबाई। आपसे प्रश्न पूछा कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके रिलेशन याद रखेगा, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एक लंबाई का, ये होता है डायरेक्टली। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अगर पूछ देगा तो व्युत्क्रमानुपाती में हम बताते हैं आपको कि व्युत्क्रमानुपाती में आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए का।
और व्युत्क्रमानुपाती होता है ए का। अब कहिएगा ए क्या है, तो ए अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल होता है। जब किसी भी ताड़ का लीजिएगा तो एक वृत्त के रूप में या एक सर्कल के रूप में उसका क्रॉस सेक्शनल बनता है, और वृत्त के रूप में बनेगा तो ए के जगह पर आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न पर चलते हैं, बोला एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बताइए कि लंबाई के तो समानुपाती हो गया, ठीक है। और एक रिलेशन और एक हम बता देते हैं कि आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ताप का, ये भी याद रखेगा, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ताप का। ये 3 फैक्ट याद रखेगा, एक व्युत्क्रमानुपाती, एक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई का, और एक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप का। तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्रतिरोधकता भी डायरेक्टली है, ये भी नहीं होगा, लेकिन इसका होगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है। इसमें प्रतिरोधकता का अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोधकता है जो पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर, और दूसरा पूछता है तापमान पर, यही 2 को चीज़ पर प्रतिरोधकता चेंज होगा, बाद बाकी कुछ भी दे दे परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिलता है। प्रतिरोधकता बदलता किससे है, तो पदार्थ के प्रकृति में अगर उतराव चढ़ाव करिएगा तब बदलेगा, और नहीं तो तापमान में उतराव चढ़ाव करिएगा तब घटेगा या बढ़ेगा। तो ये प्रश्न से आप समझे होंगे जो समझाए हैं, इसमें देख लीजिएगा, और इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है, हम प्रश्न करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से भी न्यूमेरिकल लेके आएंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोला थाइरोक्सिन, क्या बोला है, थाइरोक्सिन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो अगर थाइरोक्सिन का बात करिएगा कि थाइरोक्सिन संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो ये एक आयोडीन से होता है। थाइरोक्सिन किससे होता है, तो आयोडीन से होता है। कैल्शियम से होता है कौन सा, तो कैल्शियम से ऑस्टियोप्रोसिस होता है, ऑस्टियोप्रोसिस होता है, ऑस्टियोप्रोसिस होता है, बोलेगा ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस हो गया किससे, तो कैल्शियम से हो गया, कैल्शियम से हो गया ऑस्टियोप्रोसिस। सोडियम को हम किस में रखते हैं, तो केरोसिन तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। केरोसिन तेल में किसको रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला कि एक पौधे के तने या जड़, एक पौधे के तने या जड़, तो एक पौधे का अगर तने या जड़ का बात करिएगा कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो अगर मानते हैं कि एक पौधे के तने और जड़ का बात करिएगा तो जो घेरा जो बढ़ता है वो बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। बोला एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम, अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि कौन सा धातु केरोसिन तेल में सुग्रहित होता है। अभी भी बताए हैं हम कि केरोसिन तेल में रखते हैं किसको, तो सोडियम को रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगर अभिक्रियाशीलता की अगर बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा, अगर अभिक्रियाशीलता का बात करिएगा तो अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम का, फिर होता है सोडियम का, फिर होता है कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद होता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होता है एल्युमिनियम के बाद होता है जिंक के बाद होता है लेड के बाद होता है आयरन होता है, और आयरन के बाद होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद होता है कॉपर के बाद होता है Hg, और फिर होता है Ag। तो ये अभिक्रियाशील का क्रम है। क्या हम बताएं, अभिक्रियाशीलता के क्रम देखिएगा तो सबसे ज़्यादा होता है किसका, तो पोटेशियम का, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर होता है पारा, और फिर होता है Ag। क्या होता है, Ag। तो ये अभिक्रियाशीलता है, इसीलिए केरोसिन तेल को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान में बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। हम इसका कंसेप्ट आपको बताते हैं, न तो इसे रटा रटाया है कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं कि 73 कैसे जोड़ते हैं। जिसे आपको पता है कि C माइनस जीरो बटा 100 - 0 बराबर F माइनस 32 बटा 212 - 32 बराबर K माइनस 273 बटा 373 - 273 होता है,
273 होता है। अगर इसका माइनस करिएगा तो C/100 आएगा। उसी तरीक़ा से F माइनस 32 बटा कितना आएगा तो 180 आएगा। और फिर आएगा K माइनस 273 बटा क्या आएगा तो यहाँ चला आएगा 100। क्या आएगा 100। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। इसके रिलेशन आगे भी हम बढ़ेंगे, इसका स्लाइड से हटाते हैं। ये रिलेशन याद रखिएगा C/100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 और बराबर K माइनस 273 बटा 100। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो हम क्या बताएं, फाइनल में क्या लेके आए थे कि C/100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 बराबर K माइनस 273 और बटा हम लाए थे 100। क्या लाए थे 100। ये बताइए दोनों में 20 से सबसे 20 में गुना कर लीजिए, 20 से गुना कर दीजिए। रेशियो में गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 1 दे देगा। यहाँ करिएगा तो यहाँ आएगा C/5, यहाँ करिएगा तो F माइनस 32 बटा 9 आएगा और यहाँ निकालिएगा तो K माइनस 273 बटा 5 आएगा। देखिए 5 से 5 यहाँ कट रहा है और रिलेशन आपको देखना है इस दोनों में। तो ये बताइए रिलेशन देखना है किस किस में, तो रिलेशन आपको केल्विन और सेल्सियस को देखना है। तो केल्विन और सेल्सियस को देखना, जिसका पूछेगा उसी को निकालना है आपको। तो C बराबर K माइनस 273 हो रहा है कि ना, ठीक है। अब ये बताइए आपसे केल्विन पूछा है, तो केल्विन निकालने के लिए 273 सेल्सियस में जोड़ना होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा। बारीकी तरीके से समझे होंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। इस प्रश्न में देखिएगा न्यूमेरिकल का वेटेज देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल 7 से 8 न्यूमेरिकल पूछ लेगा अगले वाले पेपर में। बोला 2 kg एक द्रव्यमान है, बोला 2 kg का एक द्रव्यमान है, 2 kg का एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकंड में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये बताइए। बोला कि द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान बोला है 2 kg है। ये बताइए इसका वेग कितना दिया है, तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। और ये बताइए कि टाइम कितना लेता है, तो 2 सेकंड टाइम लेता है, 2 सेकंड टाइम लेता है। आपसे पूछा है गतिज ऊर्जा, क्या पूछा है गतिज ऊर्जा। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा के लिए हमको चाहिए 1/2 mv²। लेकिन यहाँ समझिएगा कि गतिज ऊर्जा निकालने से पहले ये बताइए कि जब कोई भी वस्तु अगर ऊपर जाता है तो हाइट कंसीडर कर रहा है। क्या कि यहाँ देखिए बोला 20 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकी जाती है, और ऊपर फेंकी जाती है तो लेगा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। देखिएगा कैसे जीरो होता है जे, इतना हो गया। अब बताइए कि प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो प्रारंभिक वेग कितना, तो प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो प्रारंभिक वेग अगर जीरो देगा, प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो भी तो हो जाएगा जीरो, और यू होगा वैल्यू दिया हुआ है, यू वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन वस्तु ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाता है तो लगता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। आपको पता है कि 1/2 mv² जो होता है वो होता है किसका, तो काइनेटिक एनर्जी का। और ये बताइए कि mgh जो होता है वो होता है किसका, तो पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ, यहाँ अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता तो निकल जाता, क्या कि 2 kg द्रव्यमान दिया था और वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर के वेग से प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 2 सेकंड के बाद इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कौन सी प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है, तो कौन सी प्रकृति में कभी नहीं अकेला होता है, तो बल कभी नहीं अकेला नहीं होता है। प्रकृति में कभी भी अकेला कौन नहीं होता है, तो बल नहीं होता है। बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, ma होता है, ma होता है। इसका बात करिएगा तो इसका होता है वेग गुने विस्थापन, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान संवेग जो होता है तो द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। जड़त्व का बात करिएगा तो ये होता है I बराबर mr², I बराबर mr² होता है जड़त्व। अगर पूछेगा कि जड़त्व द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और रेडियस पर भी निर्भर करता है, तो बोला कि कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, तो बल कभी अकेले नहीं होता है। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गैसों में से कौन सी गैस है, गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है। तो बायोगैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। अगर बायोगैस का बात करिएगा तो बायोगैस में H2S भी होता है, CH4 भी होता है और CO2 भी होता है। अगर हम बात करते हैं CH2 तो सड़े गले पदार्थ से निकलता है, सड़े गले पदार्थ से निकलता है, सड़े गले पदार्थ से निकलता है कौन सा, तो मीथेन निकलता है। अगर CO2 का बात करिएगा तो मानते हैं कि कोयला जो है वो कोयला को अपर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में, अपर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में, अपर्याप्त में ऑक्सीजन की मात्रा में जलाइएगा तो निकलेगा क्या चीज़, तो पर्याप्त में, एक सेकंड, कोयला को पर्याप्त ऑक्सीजन में जलाइएगा, पर्याप्त ऑक्सीजन में जलाइएगा तो निकलेगा क्या चीज़, CO2। लेकिन कोयला को अपर्याप्त में जलाइएगा, कोयला को अपर्याप्त ऑक्सीजन में, अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाइएगा तो मिलेगा आपको CO मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा जब कोयला को अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। और अगर CO2 मिलेगा कहाँ से, तो कोयला को अगर पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो CO2 मिलता है। CO2 है जो पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। वाहन से भी देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, वाहन से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन एक कैटेलिटी लगा हुआ रहता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, तो CO को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, CO से CO2 में कन्वर्ट कर देता है। अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो GST लागू करने वाला पहला देश का बात करिएगा तो GST लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। अगर भारत में बात करिएगा कि भारत में GST आया था कब, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया और लागू कब से हो गया, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया, 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। तो ये बताइए GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो फ्रांस था। अगर बात करते हैं GST का वर्तमान रेट तो 5% लगता है, 5% से 12%, फिर 12%, फिर 18% है, और 18% और फिर 28% है। तो 5, 12, 18 और 28% अभी वर्तमान में है। कहाँ से, तो फ्रांस ने पहली बार स्टार्ट किया था। भारत में 101वां संविधान संशोधन 2016 को आया था और 1 जुलाई 2017 से क्या किया, जारी हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला कि क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में करते हैं। तो क्लोरीन गैस का अगर बात करिएगा तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग का निर्माण हम करते हैं तो करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। किस में करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, CaOCl2 में करते हैं। अब कहिएगा ये आया कहाँ से, तो देख लीजिएगा, ये जो आता है वो देखिएगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मिलता है CaOCl2, और यही है जो ब्लीचिंग पाउडर है। यही क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसी को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात किया है कि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज जो किया था वो किया था नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था, तो नील्स बोहर ने दिया था, और इसका हो जाएगा 288। अब कहिएगा कि ये बताइए 288 ये क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि कोई भी कक्षा में पहले 2 भरिएगा फिर 8 भरिएगा, अब जब खाली है तो आपको 18 डालना पड़ेगा, और इस हिसाब से लास्ट में देखना पड़ता है कि कितना अब बच रहा है। तो 2, 8, 18 और 8 होगा, तो 2, 8, 18 और 8 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो राइट आंसर होगा बी। ये दिया था कौन, तो नील्स बोहर ने दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन दिया था, तो दिया था नील्स बोहर ने। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न करती है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको हम बताते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा, धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा तो आपको मिलेगा लवण,
लवण प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। लवण प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलता है। और अगर हम बोलते हैं कि अगर अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराइएगा, अम्ल को जब क्षार से अभिक्रिया कराइएगा तो अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराने पर यहाँ जो मिलता है वो मिलता है लवण और प्लस जल मिलता है। लवण प्लस क्या मिलता है? तो जल मिलता है। तो अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराइएगा तो लवण और जल, और जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा तो लवण और हाइड्रोजन मिलता है। लवण और हाइड्रोजन मिलता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका आंसर चलते हैं तो आंसर देखिएगा तो इसका हो जाएगा क्या चीज़? तो लवण और हाइड्रोजन होता है। लवण और हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन। लवण और हाइड्रोजन। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में यदि शामिल हो तो भी अधिक विविधता देखने को मिलता है। तो हम आपको बताते हैं कि अधिक विविधता अगर देखना है तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता देखने को मिलता है। कौन सा में मिलता है? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता देखने को मिलता है। जैसे देखिए जीव और जंतु दोनों करता है, जीव प्लस जंतु है जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों करता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों करता है। तो पूछेगा कि अधिक विविधता किस में देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा विविधता जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लैंगिक में। कितना मिलता है? तो लैंगिक में देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ सेशन आपका स्टार्ट होता है। 75 क्वेश्चन में जो भी साइंस से और कुछ करेंट से जुड़ा हुआ था वो करवा दिए हैं। इसी तरीक़ा से आगे भी कंटिन्यू इसका सेशन आएगा जो ओरिजिनल पेपर से ही करवाएंगे। अगर ये सेशन देखकर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें कि सेशन देखकर कैसा लगा। और इसी तरीक़ा से हम इसका प्रीवियस ओरिजिनल पेपर एनटीपीसी का जो वर्तमान में अभी वैकेंसी आई हुई है उसका भी हम ओरिजिनल पेपर लेके हम शाम में 7 बजे या 6 बजे उसका वीडियो हम अपलोड करते हैं। उसका भी देखिएगा कंटिन्यू, जो हूबहू 2021 में जो भी एनटीपीसी का पेपर हुआ है उससे हम करवा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी में एमटीएस हो गया, सीजीएल होगा, उसका भी प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है। और इस चैनल पर जाइएगा एनपीएस स्टडी चैनल पर, उसमें एसएससी का भी मिल जाएगा जो ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है। और रेलवे का अगर तैयारी करते हैं तो रेलवे को आपको न्यूमेरिकल का भी हम लेके आएंगे। अभी वर्तमान में हम एनटीपीसी का एनालिसिस करा रहे हैं ओरिजिनल पेपर का, और साथ में अभी एलपी का स्टार्ट आज से किए हैं। इसको भी अल्टरनेट में आते रहेगा। ज़्यादातर संभावना तो है कि ग्रुप डी का भी हम अक्टूबर में स्टार्ट कर देंगे, जो 2022 में जो ओरिजिनल पेपर हूबहू पूछा है उसमें हम साइंस और प्लस में जो भी जीके पूछा है वो आपको हूबहू पेपर से करवा देंगे जो 2022 में पूछा गया था। अगर इस सेशन देख के अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस सेशन को देखने के लिए आपको धन्यवाद।